आज से 2 साल पहले मैं अपनी गाड़ी लेके निकला था दिल्ली से कन्याकुमारी, बिल्कुल अकेले। बट रास्ते में मैंने बहुत कुछ नया देखा, बहुत नए लोगों से मिला, नए दोस्त बनाए। तो 5 महीने और 12,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं बिल्कुल एक अलग इंसान बन चुका था। फिर वहां से यू टर्न मार के मैं गया कन्याकुमारी से लद्दाख, जहाँ मैंने 3 महीने स्पेंड किए। फिर मैं गया इंडिया से नेपाल ड्राइव करके अपने एक दोस्त के साथ। तो पिछले 3 साल में मैंने अपने देश में 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर किया है ड्राइव करके। और मेरे हिसाब से घूमने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बाय रोड। तो अब वक्त आ चुका है उन 7 सिस्टर्स के पास जाने का, जहाँ पे जाना तो हर कोई चाहता है लेकिन ड्राइव करके नहीं जा पाता। बट मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गाड़ी लेके ये 10,000 किलोमीटर की एडवेंचरस जर्नी पर, जो आपके साथ शेयर करूंगा एक शॉर्ट सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं 60 डेज का ये एडवेंचर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आज सुबह सुबह ऐसे बढ़िया मौसम के साथ मैं तैयार हो गया अपनी 60 डेज की नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे जाने के लिए। बट एक प्रॉब्लम हो गई, प्रीति ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। ये प्रीति कौन है? प्रीति रहती है मुंबई में एंड मुझे मिली थी लास्ट ईयर हिमाचल में अपने सोलो ट्रिप पे। उसके बाद हमने उत्तराखंड की भी एक छोटी सी ट्रिप की एंड वो मेरे साथ इस नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे जा रही है। तो फ्लाइट मिस करने के बाद उसने 2 घंटे बाद की दूसरी फ्लाइट बुक कर दी एंड दिल्ली के ट्रैफिक में फंसते फंसाते मैं पहुंचा उसको पिक करने मूलचंद मेट्रो स्टेशन। अब इस सब के चक्कर में हमारा प्लान हो गया 3 घंटे डिले। तो सोचा आज का ड्राइव रखते हैं सिर्फ दिल्ली से लखनऊ तक का एंड यमुना एक्सप्रेसवे पे थोड़ा बहुत रुकते रुकाते नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंचे शाम तक लखनऊ। और ट्रिप का पहला सनसेट देखा हमने इस हाईवे से ही। अब अगला स्टॉप बनारस। लखनऊ में ओवरनाइट रुकने के बाद आज मेरा दूसरा अटेम्प्ट है बनारस जाने का। पिछली बार नेपाल से आते हुए पहुंच तो गया था लेकिन ना पार्किंग मिली ना होटल, तो बिना गंगा जी के दर्शन किए ही वापस आ गया। सोचा आऊंगा फिर कभी और। तो आज एक बार फिर मैं निकला बनारस के लिए। सुल्तानपुर के एक ढाबे पे रुक के लंच किया। खाना कुछ खास नहीं था, ना पेट भरा ना मन। फिर थोड़ा आगे निकल के बनारस पहुंचने से 1 घंटा पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर से होटल तो चेक कर लूं। फिर लगाया मैंने अपने एक दोस्त को कॉल जो अभी बनारस में ही था। मैं कह रहा हूँ काफी महंगे महंगे मिल रहे हैं नॉर्मल रूम्स भी। तो G20 समिट की वजह से सब होटल्स थे ऑक्यूपाइड एंड जैसे चेक किया तो सिर्फ गिनती के 4-5 होटल्स दिखा रहा था और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव। तो थोड़ी देर रोड पे खड़े होकर सोचने के बाद मुझे लगा कि अभी मेरा टाइम आया नहीं है, अभी बनारस मुझे बुला नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए इस गुत्थी को यहीं पे छोड़ के हम आगे निकल गए। तो आज के लिए अपनी मंजिल थी पटना तक, जहाँ पे एक और सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। जब कोई आपके लिए एक छोटी सी चीज़ भी करता है ना तो बहुत स्पेशल फील होता है। इनसे मिलिए, ये भाई है मेरे एक सब्सक्राइबर पटना से। तो पटना पहुंचने से पहले मैंने मिलने के लिए मैसेज किया था और ये भाई ने मेरे लिए एक बहुत बढ़िया अकोमोडेशन बुक करके रखा हुआ था। अब ऐसी चीज़ें मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, सो दिस वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। एंड 12 घंटे के ड्राइव के बाद बिना किसी टेंशन के मैं जाके बस खा पी के आराम से सो गया। और अगली सुबह पटना से निकलने से पहले भाई ने थोड़ा बहुत घुमाया जेपी सेतु के पास। सो ऋतिक ब्रो, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। एंड मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से बोल रहा हूँ, ट्रैवल करते हुए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद रह जाती है ना, वो होते हैं लोग और उनके साथ बताया हुआ टाइम। तो पटना में ऋतिक भाई को अलविदा कह के हम निकले आगे सिलीगुड़ी के लिए। और आज का ड्राइव रहेगा करीब 500 किलोमीटर, जो कि कमर तोड़ देगा, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। पहले ये डोसा निपटा लूं मैं, क्योंकि इस रूट पे खाने के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो जो सबसे पहले दिखा बस वहीं पे टूट पड़े। थोड़ा आगे चलने के बाद सनसेट के टाइम पे हाईवे के साइड कुछ खेतों में काम करते हुए लोगों के पास मैंने गाड़ी रोक दी, अपना ड्रोन उड़ाया। और भाई वो तो ड्रोन देख के उस पर पत्थर मारना शुरू हो गए। बट उनको इतनी मेहनत से काम करते हुए देखना मुझे थोड़ी सी खुशी हुई और थोड़ा गम, क्योंकि हमारे देश में मेहनत के उतने पैसे नहीं मिलते, वरना सबसे ज्यादा अमीर होते किसान। तो यहाँ से आगे निकलने के बाद प्रीति को थोड़ा काम पे लगाया और रात को 11 बजे तक जाके हम पहुंचे सिलीगुड़ी। और मेरी टांगों और कमर की बज गई बैंड। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद इतनी थकान हो गई थी कि एक दिन तो मैंने किया कम्प्लीटली सिर्फ रेस्ट, और उसके अगले दिन फिर हम निकले आगे। एंड प्लेन्स पे इतना गाड़ी चलाने के बाद अब फाइनली जाके पहाड़ों का थोड़ा सा फील आना शुरू हुआ और आज हम फाइनली नॉर्थ ईस्ट एंटर कर जाएंगे। तो उस बात की एक अलग ही खुशी थी। रास्ते में हमने क्रॉस किया ये कोरोनेशन ब्रिज और फाइनली एंटर किया असम और टी स्टेट्स के नज़ारे शुरू। तो अब तक मुझे समझ आ गया था कि भाई रास्ते में रुक के थोड़ा स्ट्रेच करना ज़रूरी है, वरना कमर की बैंड बजती रहेगी। तो
खूबसूरत लैंडस्केप्स का मजा लेते हुए और थोड़ा रुकते रुकाते हम आगे बढ़ते रहे और फिर आया एक बहुत लंबा ब्रिज जो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करने का एकमात्र ऑप्शन है इस रूट पे। एंड ब्रिज क्रॉस करने के बाद मेरे साथ हुआ एक ये बहुत फनी सीन। तो थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो गई एक गड़बड़। हमारा आज का जहाँ तक का डेस्टिनेशन था वहाँ पे ना कोई होटल ना कोई होम स्टे। अब रात के अंधेरे में हम फंस गए रोड पे, वो भी एक ट्राइबल एरिया में, जिसके बारे में किसी ने हमको और ज़्यादा डरा दिया ये कह के कि ये सेफ नहीं है। असम के पाइकान इलाके में कोई भी रहने की जगह ना मिलने के बाद हमें दिखे कुछ पुलिस वाले और उन्होंने बताया कि 2 घंटे और ड्राइव करके टूरा ही जाना पड़ेगा और वहीं मिलेंगे होम स्टे एंड यहाँ से टूरा तक का रास्ता भी सेफ है। तो वो सुन के हुई थोड़ी तसल्ली और 2 घंटे के जिगजैग ड्राइव के बाद हम पहुंचे फाइनली टूरा, जहाँ भाई साहब रात को 7-8 बजे तक सब कुछ बंद हो चुका था और बहुत मुश्किल से मिला हमको एक होम स्टे और ऊपर से खाने के भी कोई ऑप्शंस नहीं। तो फिर मैंने खोली अपनी किचन और जल्दी से बनाया एक उपमा और उसको खा के फटाफट से सो गए। अगली सुबह उठ के सबसे पहले की थोड़ी सी प्लानिंग एंड होमस्टे के ओनर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो पहली डेस्टिनेशन है उसी को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि टूरा से वहां तक का रास्ता था कुछ 6 घंटे का। तो 6 घंटे जाना और 6 घंटे वापस आना, तो इतनी गर्मी और थकान के बाद हमें प्लान करना पड़ा चेंज। फिर हम निकले पास ही के एक वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने एंड गूगल के आशीर्वाद से पहुंच गए गलत जगह, जो एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग निकली एंड फाइनली नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा फील आना हुआ शुरू। गारो हिल्स के एक टाउन टूरा में पहुंचने के बाद हम निकले पेलगा वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने एंड गूगल के भरोसे पहुंच गए हम एक गलत जगह पर, जहाँ पे था सिर्फ एक बैम्बू ब्रिज और नीचे बहती एक छोटी सी नदी। अब ये कोई और दिन होता ना तो शायद सिर्फ ये एक नॉर्मल सा बैम्बू ब्रिज होता, लेकिन ये था मेरी लाइफ का सबसे पहला बैम्बू ब्रिज और इस पे चढ़ने के लिए मैं एक्साइटेड भी बहुत हो गया। तो यहाँ के एक्सपीरियंस से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लाइफ का थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो गया। पानी की कमी की वजह से ये आंटी नदी के पास ही आके रोज कपड़े धोती थी। अब ये नदी पार करके हमको जाना नहीं था उस तरफ, लेकिन नदी देख के मुझे थोड़ी सी चुल उठी इसको क्रॉस करने की। तो मैं शुरू हो गया अपनी ऑफ रोड एडवेंचर की चुल मिटाने के लिए और मिशन पास करने के बाद हम निकले वहाँ से पेलगा फॉल्स के लिए और रास्ते में थोड़ा सा डायरेक्शंस का सही आइडिया लेके हम फाइनली पहुंच गए पेलगा फॉल्स। और भाई गाड़ी से बाहर निकलते ही गर्मी ने जान ले ली। अब तो बस सीधा फटाफट जाके पानी में कूदने का इंतजार था मुझे। मैंने हमेशा मेघालय के वाटरफॉल्स के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, बट पहले वाटरफॉल पे पहुंचते ही मैं समझ गया कि भाई ये तो गलत सीजन पिक कर लिया हमने यहाँ पे आने के लिए। बेस्ट टाइम होता है मॉनसून। क्या डिसअपॉइंटमेंट को साइड में रख के मैंने पानी में जाने के लिए फटाफट से कपड़े उतारे तो देखा कि भाई पानी के अंदर तो बहुत कचरा है। तो फिर से एक और डिसअपॉइंटमेंट। तो थोड़ी देर फ्लोइंग वाटर में ही टाइम पास करके हम वहाँ से निकल गए वापस। रास्ते में किया हमने एक सस्ता सा लंच और हाँ, मेघालय में फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी, जिसका मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है घर की सबसे छोटी बेटी और शादी करके वो अपना घर छोड़ के नहीं जाती, बल्कि लड़का अपना घर छोड़ के वहाँ पे रहने आता है। तो गारो हिल्स के लोगों को रास्ते में देखते हुए हम आगे बढ़ते गए और पहुंचे दारी बोकरे, जो कि एक प्रोटेक्टेड ट्राइबल विलेज है। एंट्री पे पहुंच के वहाँ के गार्ड ने मुझे एक डूज एंड डोंट्स का पर्चा पकड़ा दिया, जो कि लिखा हुआ था गारो में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी आगे चल के हमको मिली हरिस्मिता, जिसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड हरिस्मिता और उसके गैंग से मिलवाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टूरा के बाद हम पहुंचे दारी बोकरे, जो कि एक ट्राइबल विलेज है एंड जिसके बारे में अभी तक ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और वहाँ पहुंचते ही उस जगह का एकदम डिफरेंट वाइब फील होने लग गया। बहुत ही सिंपल लोग, सस्ता खाना, सब अपने काम में बिजी। और हमको वहाँ मिली हरिस्मिता, जो थी ऑरोविल से एंड वो अपने और 2 दोस्तों के साथ वहाँ पे 2 महीने से रह रही थी एंड इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल शाम ढलने से पहले हमें करना था अपने रहने का जुगाड़। अब वहाँ पे एक रूम अवेलेबल था जो कि 1000 रुपए का था, बट उस जगह को देखते हुए मैंने बोला हटाओ यार, यहाँ पे तुम अपना टेंट पिच करेंगे। तो पार्किंग वाले भैया को 200 रुपए में सेट किया और पार्किंग स्पेस में मैंने पिच कर दिया अपना टेंट। अब लोकेशन सराउंडिंग थी एकदम परफेक्ट, बट रात कैसी निकली और सुबह कैसी होगी वो बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कितना अच्छा लगता है ना जब आप सूरज के उगने से पहले उसका इंतजार करते हो और अपने सामने उसको उगता हुआ देखते हो। तो आज की सुबह मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप का सबसे पहला सनराइज देख रहा था एंड बिलीव मी, आज मैंने खुद को बहुत लकी और ग्रेटफुल माना। इस जगह की ताजगी, ये गांव, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं खुद को किसी एक फिल्म के अंदर देख रहा हूँ। बट मुझे थोड़ी जलन हो रही थी इन 3 लोगों से जो यहाँ पिछले 2 महीने से एक ट्रक को कैरावान में कन्वर्ट करके उसी में रहते हैं। मिलिए हरिस्मिता, विवेक एंड रिचर्ड से। ये तीनों हैं ऑरोविल से
और वहाँ की एक फाउंडेशन साधना फॉरेस्ट के लिए काम करता है एंड यहाँ पे ये गारो ट्राइब के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज सुबह थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमने के बाद इन्होंने हमसे करवाया एक काम जो मैंने सोचा तो बहुत बार बट लाइफ में कभी किया नहीं, एंड उसकी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं यहाँ से निकलने के लिए पैकिंग कर लूँ पहले। आज मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो किसी को एक नई जिंदगी देगा एंड ये मोमेंट मुझे जिंदगी भर याद भी रहेगा। तो विवेक एंड हरिस्मिता को प्लांट करने थे 3 नए पौधे, 2 पाइनएप्पल एंड एक ऑरेंज, एंड उन्होंने हमें इनवाइट किया और बोला कि हम आकर वो पौधों को लगाएं और उनको नाम भी दें। तो गेस करिए कि मैंने अपने पौधे का नाम क्या रखा। मीट कबीर एन ऑरेंज प्लांट। तो कबीर है मेरा नेफ्यू और उसको ऑरेंज खाना भी बहुत पसंद है एंड ऑरेंज कलर भी। इनफैक्ट उसके पास सब कुछ ऑरेंज कलर में है, तो इसका नाम सोचना मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। एंड प्रीति ने अपने पौधे का नाम रखा नेत्रा। तो ये मोमेंट इतना अमेजिंग था मेरे लिए। वो पौधा लगा के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि कुछ हफ्ते वहीं रुक जाऊं, उन पौधों को पानी दूं, उनका ख्याल रखूं। लेकिन हम सबके पास ना एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो वक्त आ चुका था उन सबको अलविदा कह के वहां से निकलने का, और ढेर सारी यादें लेके हम वहां से निकल गए अपनी अगली मंजिल के लिए। गारो हिल्स में मुझे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए मैं टूरा आया, बट गर्मी की हालत देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि भाई भागो यहाँ से शिलोंग की तरफ एंड इसको कवर करेंगे फिर कभी और दोबारा। तो 10 घंटे के जिगजैग ड्राइव के बाद हम पहुंचे अपर शिलोंग और वहां पे एक हॉस्टल में रुके क्योंकि सबसे सस्ता ऑप्शन ही वही था। तापमान में गिरावट और बेहतरीन व्यूज के साथ हुई अगले दिन की शुरुआत। तो इतने लंबे ट्रिप पे पैसे बचाने के लिए जितना हो सके मैं खुद से ही कुछ बना के खाने की कोशिश करता हूँ। ना तो शाहिद कपूर मेरा भाई है, ना मेरे पास नोट छापने की मशीन है। तो आज कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं था। हॉस्टल के अंदर बैठ के मैं अपना काम कर रहा था और बाहर ये भाई लोग शोर मचा के मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। फिर लंच के लिए निकले हम आसपास और ढूंढा एक सस्ता सा ऑप्शन, बढ़िया खाना एंड चीप प्राइस। उसके बाद टाइम था कपड़े धोने का। अब लंबी ट्रिप पे ना ये सब खुद ही करना पड़ता है भाई पैसे बचाने के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग जितनी फैंसी दिखती है उतनी होती नहीं है, बट मजा आता है ये सब करने में भी, लोगों से मिलने में, उनका कल्चर देखने में। तो मैंने नोटिस किया यहाँ पे ना सफाई बहुत रखते हैं लोग एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स। फिर शाम को चाय पीते हुए मुझे हॉस्टल के गार्डन से ना ये खेत दिख रहे थे, तो मैं वहीं से दीवार टाप के निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। खेत में काम करते हुए ये लोग, फिशिंग करते हुए ये बच्चे, भाई ये भी ड्रोन पे पत्थर मारना शुरू। तो थोड़ा और चलने के बाद मुझे दिखा एक फुटबॉल ग्राउंड एंड वहां हो रही थी प्रैक्टिस, जिसको देख के मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। मैं भी खेला करता था फुटबॉल, बट ज्यादा नहीं खेल पाया। फेंस के उस पार ये बच्चे शायद जल्दी से आजाद होना चाहते थे और यहाँ बाहर खड़े होके मैं ये सोच रहा था कि काश मैं अंदर जाके खेल पाऊँ। खैर सब कुछ तो नहीं मिल पाता जिंदगी में, बट कुछ चीजों के लिए कोशिश जरूर की जा सकती है, और मेहनत करो तो मिरेकल्स भी होते हैं। बिना प्लानिंग के आप एक्सप्लोर नहीं करते, सिर्फ भटकते रहते हो। एंड मेघालय के खासी हिल्स में इतनी सारी जगह हैं कि मुझे पहले 2 घंटे बैठ के पूरा रूट प्लान करना पड़ा। उसके बाद हम निकले मॉफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट देखने के लिए, जिसके काउंटर पे पहुंच के पता चला कि फॉरेस्ट के अंदर बिना गाइड के नहीं जा सकते एंड उसका चार्ज देना पड़ेगा 350 रुपए। खैर पहुंच के हमने गाइड लिया और भाई ने टूर स्टार्ट करने से पहले हमको बताई फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें। तो ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं आता एंड हमेशा से इसको वहाँ के लोकल लोगों ने ही मेंटेन किया। खासी ट्राइब के लोग इसको भगवान की तरह पूजते हैं एंड फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। सो अंदर घुसते ही वहाँ की एनर्जी एकदम काम हो गई। ऐसे तो मैं काफी सारे डेंस फॉरेस्ट में गया हूँ, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ अलग थी। बहुत पुराने और लंबे लंबे पेड़, रुद्राक्ष के 1000 साल पुराने पेड़ एंड एक बिल्कुल अलग टाइप की वुडन मशरूम। तो ऐसे बहुत सारी नई और अमेजिंग चीजें देखी मैंने अंदर। लेकिन इस जंगल का एक रूल है, यहाँ से आप बाहर पेड़ का एक सूखा पत्ता भी नहीं लेके जा सकते। जो इस जंगल का है वो इस जंगल में ही रहेगा। तो खासी हिल्स के मॉफ्लैंग फॉरेस्ट को हम जितना एक्सप्लोर कर सकते थे उतना किया, और फिर वहां से आगे निकले शिलोंग टाउन के लिए। और अब टाइम था ट्रैफिक से भिड़ने का। तो सबसे पहले पहुंचे हम एक चर्च जिसका आर्किटेक्चर मुझे देखना था एंड सीरियसली इट वाज माइंड ब्लोइंग, स्पेशली इसका ये कलर। हम अंदर भी गए लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और अगर आप मुझे जानते हो तो होती भी तो मैं करता नहीं यूजुअली। उसके बाद टाइम था पेट पूजा का, और आज मैंने सोचा यार हटाओ सस्ता खाना, आज पेट नहीं मन भरने के लिए खाएंगे। तो हम पहुंचे डिलन्स कैफे एंड वहाँ पे ऑर्डर किया एक बढ़िया सा बर्गर एंड आइस टी। कुछ देर वहाँ पे टाइम पास किया
उसके बाद निकल गए हम वहाँ के फेमस उमियम लेक को देखने। एंड पहुंचने से पहले ही रास्ते में ऊपर से लेक का व्यू दिख रहा था, जिसको देख के भाई हो गया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। नहीं मतलब लेक तो बहुत सुंदर था, बट वेदर उस टाइम पे था थोड़ा फुद्दू, एकदम हेजी, जिसकी वजह से कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। बट मुझे उम्मीद थी कि ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, तो अब वो हुआ कि नहीं। शिलोंग के ट्रैफिक को चीरते हुए हम आ गए उमियम लेक, और वहाँ बैठ के मैं बस सोचने लगा। हम खुशी और सुकून ढूंढने के लिए कुछ चीजों का पीछा करना शुरू करते हैं, और जब अपनी मंजिल पे एक्चुअली पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिस रास्ते पे हम जल्दी जल्दी भागते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, असली मजा तो उसी रास्ते में था। मंजिल पे पहुँच के जो हासिल हुआ उसकी खुशी तो है, बट इन सबको चेस करने में जो लोगों से मिलता है, नई चीजें सीखने को मिलता है, वो ही था जो था। तो कृपया जल्दी जल्दी ना भागे इस प्यारी सी जिंदगी में, और वही काम करें जिसमें खुशी मिलती हो, क्योंकि उस काम में आप रास्ता तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन अगर अपनी मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाए ना तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, और उस बात की तसल्ली आपको हमेशा रहेगी। और जो अफसोस का गम होता है ना, वो बहुत भारी होता है। तो कृपया कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी कभी ना जिंदगी में ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जिसको करने का बिल्कुल मन ना हो। जैसे कि आज हमें जाना है एक ओवरक्राउडेड टूरिस्टिक स्पॉट पे, जो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, लेकिन सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो चलो देख ही लेते हैं फिर। तो शिलोंग में ओवरनाइट स्टे के बाद हम निकले लेथलुम कैनियन के लिए, और रास्ते में देने के लिए हमने ना कुछ चॉकलेट्स ली थी, लेकिन यहाँ के बच्चे हैं बहुत शर्मीले। तो हम पहुंचे लेथलुम कैनियन करीब 1-1:30 बजे के आसपास, जहाँ पे वेदर हो रखा था थोड़ा हेजी, तो जो कैनियन का व्यू था वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, एंड हवा बह रही थी बहुत तेज। फिर भी तेज हवा के बावजूद मैंने रिस्क लेके अपना ड्रोन उड़ाया कि चलो ऊपर से कुछ क्लियर शॉट्स ही मिल जाएंगे, लेकिन बाद में वो SD कार्ड ही करप्ट हो गया एंड सब फुटेज गायब। और ये देखो मैं कैसे बेफिक्र होके आराम से चिल कर रहा हूँ, इस बात से बेखबर कि आगे होने वाली है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। तो उसके बाद हम निकले वहां से मेघालय की एक अमेजिंग विलेज एक्सप्लोर करने के लिए, और आधे रास्ते में हमको मिली एक अनएक्सपेक्टेड जगह, जिसके बारे में ना तो मैंने पहले कभी सुना था ना किसी वीडियो में देखा। अब आए हैं तो है ना। मेघालय के खासी हिल्स के खूबसूरत रास्तों पे ड्राइव करते हुए हम निकले आज कोंगथोंग विलेज के लिए, जिसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल रास्ते में देखा हमें एक डाइवर्जन जो जा रहा था एक ब्रिज के पास, तो हमने सोचा एक बारी दूर से तो देखना बनता ही है। तो थोड़ा पास पहुंच के इसको देख के लग रहा था कि ये ब्रिज सिर्फ टूरिज्म के लिए बनाया हुआ लगता है, क्योंकि ये इलाका था एकदम खाली, एंड इस ब्रिज से दूसरी साइड जाने के लिए भी साइड से एक और रास्ता था। तो अगर टाइम की कमी होती तो हम शायद इसको वहीं दूर से ना जल्दी से देख के निकल जाते, बट आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होने की वजह से हम ब्रिज का फील लेने आ गए पास में, और जितना पास जाते गए ये उतना खूबसूरत होता गया। एंड इस पे खड़े होके जो ठंडी हवाओं की चपेट लग रही थी मुंह पे, होए होए होए, मुझे तो ये फुटेज देख के वापस से सब कुछ याद आ रहा है। अब सोचो कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाता तो कैसा होता, एंड उड़ाया भी, लेकिन SD कार्ड करप्ट हो गया था ना उस दिन। बट अगले दिन हमने फिर से ये रास्ता क्रॉस किया, और वापस आते हुए सोचा कि दोबारा से एक ट्राई तो और बनता है बॉस। तो कभी कभी ना जिंदगी मेहरबान होती है तो दोबारा से एक दूसरा मौका भी देती है। आज मैंने वो पल जिए जो मेरा बचपन फिर से वापस ले आए। कोंगथोंग, अ विस्लिंग विलेज, जहाँ पे आपके और मेरे जैसे नॉर्मल नाम के साथ यहाँ के लोगों के होते हैं विस्लिंग नेम। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनकी माँ उनको एक यूनिक धुन से पुकारती है, और वही धुन बन जाती है उनका विस्लिंग नेम। तो यहाँ पहुँच के इस विलेज में सिर्फ एक होम स्टे था, जिसका चार्ज था 2500 एक बैम्बू हट में। बट मैंने होम स्टे ओनर को कन्विंस किया कि हम अपना टेंट पिच कर लेंगे इसी गार्डन में, एंड उसके बाद टाइम था अपनी यादें ताज़ा करने का। याद है जब मैं शिलोंग में था तो मैंने बताया था कि फुटबॉल ग्राउंड के बाहर खड़े होकर मुझे बच्चों को खेलता देख अंदर जाके खेलने का मन था। तो आज वो दिन था जब मैं कितने सालों बाद फुटबॉल खेला, और जबरदस्ती नहीं बल्कि यहाँ के बच्चों ने मुझे खुद इनवाइट किया। मैं अपना कैमरा, शूटिंग सब छोड़ के बस खेलने में मस्त हो गया। तो कुछ खुशी इन बच्चों ने मुझे दी, और उसके बाद कुछ मैंने उनको। ट्रैवल करते हुए रोज तो ऐसा दिन नहीं आता, बट ऐसे दिनों के लिए ही मैं ट्रैवल करता हूँ। रोशन हुई सारी ज़मीं, जगमग हुआ सारा जहां। जो कोंगथोंग विलेज के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के बाद लग गई थोड़ी सी भूख, एंड अब टाइम था पेट पूजा का, लेकिन वहाँ पे डिनर अवेलेबल नहीं था 8 बजे से पहले। तो तब तक के लिए हमने बनाई मैगी, और इस विलेज में ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऐसे ही थोड़ा पोर्टेबल लाइट से काम चलाना पड़ता है। उसके बाद उसी प्रॉपर्टी के ओनर ने बनाया हमारे लिए डिनर, जिसको खा के हम लोग जल्दी 8:30-9 बजे तक सो गए। अगले दिन सुबह नींद खुली 4:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे लाइट हो जाती है बहुत जल्दी। एंड उठ के मैंने देखा यहाँ पे सनराइज, एंड कुछ बहुत अलग सी बात थी इस सुबह की, या यूँ कहो कि जब उगता सूरज देखो तो वैसे ही दिन बन जाता है।
सनराइज के बाद जब मैं काम करने बैठा तो मुझे रियलाइज अब हुआ कि पिछले दिन की ड्रोन की फुटेज गायब। हमने सोचा तो था कि वहाँ पे एक दिन और रुकेंगे, लेकिन 7:30 बजे इतनी तेज धूप हो गई कि सोचा चलो अब आगे बढ़ते हैं चेरापूंजी की तरफ एंड घुसते हैं जाके वाटरफॉल्स में। और रास्ते में आया ये एक व्यू पॉइंट जहाँ पे रुक के हमने लंच किया एंड मैंने खरीदी एक हैट एंड उसके बाद हम निकल पड़े अपने आज के पहले वाटरफॉल की तरफ। दुनिया की सबसे गीली जगह यानी कि वेटेस्ट प्लेस है चेरापूंजी और आज हम फाइनली कोंगथोंग के बाद वहीं जा रहे हैं। लेकिन पहले मॉकटॉक वैली व्यू पॉइंट पे एक छोटा सा स्टॉप और अब यहाँ रुके ही हैं तो कुछ खा ही लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो इस पॉइंट के बाद चेरापूंजी पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मेन हाईवे और दूसरा अंदर का रास्ता जो हम लेंगे। और इस रास्ते पे आते हैं बहुत सारे वाटरफॉल्स एंड हमारा प्लान था कि आज हम कम से कम 3-4 वाटरफॉल तो देख ही लेंगे। तो सबसे पहला वाटरफॉल देखा हमने दूर से ही और पास में जाना स्किप कर दिया क्योंकि पानी का लेवल और टाइम दोनों था कम। उसके बाद हम पहुंचे प्रूट वाटरफॉल जिसके लिए पहले 1 किलोमीटर का वॉक और थोड़ा सा हाइक डाउन। और वहां पहुंच के उसको देखते ही तो भाई मेरे तो होश उड़ गए। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे हैं लेकिन मेघालय का ये पहला सबसे सुंदर वाटरफॉल देख रहा था और उसको देखते ही मैंने फटाफट से कपड़े उतारे और घुस गया पानी में। तो पानी में चिल करने के बाद मैंने कर दी एक गलती जिसका भुगतान मैं करूंगा बहुत ही जल्दी। सो प्रूट वाटरफॉल के बाद हमें जाना था एक और वाटरफॉल पे जो कि था ऑन द वे, लेकिन पानी में नहाने के बाद मेरा फिर से एक और वाटरफॉल में जाने का मन नहीं था ऑनेस्टली। तो हमने डिसाइड किया कि उसको कवर करते हैं कल एंड फिलहाल ढूंढते हैं आज का रहने का ठिकाना। सो वहां से हम निकले चेरापूंजी टाउन के लिए जो कि था करीब 10 किलोमीटर एंड इस रास्ते के नजारे थे बहुत ही मैजिकल। सब जगह वाटर बॉडीज दिख रही थी, कहीं पे कोई कपड़े धो रहा था उसमें, कहीं पे कारपेट, कहीं पे गाड़ी एंड यहाँ पे सनलाइट में कुछ अलग ही बात थी, एक बहुत डिफरेंट सी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही थी वो पानी में। सो रास्ते में इतने सारे स्पॉट्स आ रहे थे रुकने के लिए कि मैं हर 5 मिनट में वहाँ पे गाड़ी रोक के बाहर निकल रहा था। तो वहाँ से हम आगे बढ़े एंड चेरापूंजी टाउन से ही कुछ किलोमीटर पहले देखा हमें एक होम स्टे एंड सिंस हमें वापस से कल इसी जगह आना था तो सोचा कि यहीं पे रुकना सही रहेगा। बट एक इशू था, यहाँ पे खाने का कोई ऑप्शन नहीं। तो थोड़ी पास यहाँ का फेमस ऑरेंज रूट्स रेस्टोरेंट था जहाँ पे जाके हमने डिनर किया। उसके बाद मेरे साथ हो गया एक सीन जो कि मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो आज हो रहा है ना मेरे साथ, ये लाइफ में पहली बार है। मैंने इतना ड्राइव किया आज तक, मैं कोल्ड शावर्स लेता हूँ। इवन इन लद्दाख मैंने -8 डिग्री में कोल्ड शावर्स लिए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। सो आज मुझे घर से निकले हुए 10 दिन हो गए हैं एंड बैक टू बैक ड्राइव एंड शूटिंग की वजह से बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही थी। ऊपर से गाड़ी के अंदर AC एंड बाहर बहुत गर्मी, अंदर बाहर। और पिछले दिन मैं गर्मी में से एकदम कूद गया ठंडे पानी के अंदर। ऊपर से ऑलरेडी सोर बॉडी के साथ मैंने बिना किसी स्ट्रेचिंग के कर लिए योगा पोजेस एंड उससे मुझे हो गया फीवर। पूरी रात मैं सो नहीं पाया और क्योंकि यहाँ पे कोई खाने का ऑप्शन भी नहीं था तो उसके लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से ड्राइव किया मैंने, तबीयत ठीक नहीं थी तो ज्यादा कुछ खा भी नहीं पाया और वापस आके पूरा दिन बस मैं सोता रहा बिना दवाई लिए, ये सोच के कि मेडिसिन से ज्यादा मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। अब देखो कल सुबह तक ठीक होता हूँ या नहीं। चेरापूंजी में फीवर होने के बाद एक दिन मैंने लिया कंप्लीट रेस्ट और अगले दिन उठा तो मेरा अंग दुख रहा था, ठीक से चला नहीं जा रहा था। बट मुझे ना आज फिर से बिस्तर पर पड़े नहीं रहना था पूरा दिन, तो सोचा कि 2 वाटरफॉल्स में से एक तो कवर करते ही हैं, जो कि था होम स्टे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। और अगर आज होम स्टे में ही पड़ा रहूंगा तो पड़ा रहूंगा, एक बार ही बाहर निकलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो पहुंचे हम अपने पहले वाटरफॉल पे एंड इस टाइम पे यहाँ पे पानी का लेवल था बहुत कम। खैर मैंने वहाँ पे फिर अपनी ड्रोन उड़ाने की प्रक्रिया शुरू करी कि आप लोगों को तो कुछ क्लियर शॉट्स दिखाए जाएं ऊपर से, एंड ड्रोन ने कर दिया पर्सपेक्टिव एकदम चेंज और कुछ अलग एंगल से ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ना मुझे थोड़ा एनर्जाइज फील हुआ तो सोचा कि चलो दूसरा वाटरफॉल भी आज ही कवर करते हैं। तो वहां से निकल के हम लोग पहुंचे वे सोडोंग वाटरफॉल। अब मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा डाउनवर्ड हाइक करना पड़ेगा और ऐसी फीवर की हालत में ये पड़ी हुई लकड़ी उठा के मैंने अपने सर पे मार ली। अब पता नहीं ये नया चैलेंज ऐसी हालत में कैसे पार होगा, बट ट्रस्ट मी दिस वाटरफॉल वाज वर्थ इट। नेचर हमें हील करता है ये तो मुझे पता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। खराब हालत में मैं पहुंचा वे सोडोंग फॉल्स एंड हाइक का हर एक कदम चलना मुझे ना भारी लग रहा था, लेकिन पहुंचते ही पहले व्यू के साथ मैं सब कुछ भूल के बस इस फॉल्स को देखने में खो गया। और इससे पहले हम जिस वाटरफॉल पे गए थे उसी का पानी फ्लो होके नीचे की तरफ इस वाटरफॉल को क्रिएट कर रहा था। अब पानी तो वही है, बस एक अलग शेप की रॉक फॉर्मेशन में फ्लो होके ये ऐसा दिख रहा था। एंड यू नो ऐसे ही जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि शायद हम
हमारी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ये आपको ना खुद पहचानना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और फिलहाल नहीं भी कर सकते तो ऐसा क्या है जो थोड़ी प्रैक्टिस और हार्डवर्क के बाद आप वो कर सकेंगे, और बस फिर वही है आपकी ज़िंदगी का रास्ता। एक बार जो ये पता चल जाएगा ना कि कहाँ जाना है, फिर बिना चिंता के बस चलते जाओ। सूनर और लेटर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। Because you can't stop someone who knows where they're headed. क्योंकि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन सुंदर बहुत होगा। वेसोडोंग वाटरफॉल्स में नहाने के बाद अब मुझे लग रहा था एकदम फ्रेश, तो सोचा कि अब बाकी का चेरापूंजी भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन पहले पेट पूजा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाता है। उसके बाद हम निकले वहां से सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के लिए, एंड यहाँ पे सनलाइट में कुछ अलग ही डिफ्यूजन था। क्या कलर्स आ रहे थे लैंडस्केप के। सो वाटरफॉल से पहले हमें दिखा मौसमई केव जाने का रास्ता, एंड कैन यू बिलीव मैं इसको स्किप करने वाला था, ये सोच के कि अंदर तो अंधेरा ही होगा और क्या ही शूट करूंगा। बट वहां पहुंच के अंदर का सीन तो कुछ अलग ही निकला। देयर वर लाइट्स इनसाइड और काफी कुछ क्लियर दिख रहा था। एंड ये है लाइमस्टोन केव। लाइमस्टोन वही मटेरियल है जिससे इजिप्ट के पिरामिड्स बने हुए हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा क्रॉल और थोड़ा स्क्वाट करके जाना पड़ता है। डोंट मिस्टेक दिस फॉर एन आर्मी ट्रेनिंग। उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी होता है तो काफी ध्यान से जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमें अंदर दिखे काफी सारे फॉसिल्स, कुछ तो बिल्कुल चेहरे की शेप में थे। नेचर भी क्या कमाल चीज है ना, अद्भुत, अविश्वसनीय। उसके बाद वहां से बाहर निकल के हमें दिखा एक और केव, जिसके बाहर लिखा हुआ था ओनली फॉर केवर्स एंड एक्सप्लोरर्स, और वहां कोई नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा अंदर जाया जाए कि नहीं, वो जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेघालय में पहले केव को एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर निकले तो देखा वहाँ पे एक और केव था, which was only for cavers and explorers। अब यहाँ पे कोई और जा नहीं रहा था, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अंदर जाते हैं। बट अंदर घुसते ही वहाँ पे हमें दिखा एक डेड एंड। अब इसको या तो क्लाइम करके जाना पड़ता या नीचे पूरा लेट के क्रॉल करके, और फिर एकदम से आई बैट्स की आवाज, तो हम तो भाई बाहर भाग गए वहाँ से, और बाहर जमी हुई थी ये महफिल। उसके बाद हम पहुंचे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जो यूजुअली ऐसा दिखता है, बट उस दिन वेदर था बहुत हेजी, एंड वाटरफॉल का पानी का लेवल भी एकदम लो। मतलब दोनों चीजें इतनी कम कि ड्रोन पास ले जाके भी कुछ नहीं दिख रहा था। अब व्यू तो क्लियर नहीं था, लेकिन वहाँ का फील बहुत अमेजिंग था, तो मैं थोड़ी देर और वहीं पे बैठा रहा अंधेरा होने तक। उसके बाद हमारा आज का स्टे था एक इको पार्क के सामने, एक छोटा सा 3 रूम का कॉटेज, एंड आसपास सिर्फ वहाँ के लोकल्स एंड नो नेटवर्क। तो हमने कर दी दरवाजा खुला रखने की गलती, जिससे अंदर आ गए बहुत सारे वियर्ड लुकिंग इंसेक्ट्स। तो आज सुबह की शुरुआत हुई 4 बजे इस बारिश के साथ, एंड हम रुके हुए थे थैंकरैंग इको पार्क के बिल्कुल सामने एक छोटे से सुंदर कॉटेज में। और ये पार्क बंद रहता है ट्यूसडेज को, एंड गेस आज कौन सा दिन था, लेकिन इसको ऊपर से देखने के लिए कुछ ड्रोन शॉट्स तो ले ही सकते हैं ना। उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट करके एंड होम स्टे ओनर को बाय बोल के हम वहां से आगे निकले। बहुत साल पहले खासी ट्राइब के एक गांव में एक विशाल दानव हुआ करता था, जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने उसे दावत पे बुलाया और उसके खाने में लोहा और कीले मिला दी, जिसे खाकर वो मर गया, और पीछे छूट गई उसकी एक जायंट खासी बास्केट, जो समय के साथ इतने सालों में इस जायंट रॉक में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब पता नहीं है कितना सच है कितनी कहानी, लेकिन इस जगह की वाइब बहुत ही पीसफुल थी। एक ही रास्ता जिसपे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम।
पहाड़ और नदियां तो दुनिया भर में हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट आने की सबसे बड़े रीजंस में से भी एक है। अभी तक गेस नहीं किया तो बस देखते जाओ। और यहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बहुत से पड़ाव पार करने पड़ेंगे, बट अब आए हैं तो कर ही लेंगे ना। तो सबसे पहले हम पहुंचे नोंगरियाट, मेघालय के खासी हिल्स में, और हम जा रहे हैं एक ऐसा ब्रिज एक्सपीरियंस करने जो कि पेड़ की जिंदा रूट से बनाया जाता है। क्यों, कैसे, सब आगे। फिलहाल हमें तय करना है 3500 स्टेप्स का ये रास्ता, जो कि लेके जाएगा हमें करीब 750 मीटर नीचे। रास्ता बेहद खूबसूरत है, बट ह्यूमिड वेदर ने कर रखी थी हालतें खराब, तो बहुत सारे ब्रेक्स भी लेने पड़े। एंड बीच बीच में आपको मिल जाएंगी टक शॉप्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स। तो फाइनली 1 घंटे के हाइक के बाद हम पहुंचे सिंगल लिविंग रूट ब्रिज पे। जी हाँ, 2 है यहाँ पे। और यहाँ पहुंचते ही हमें मिली एक वेटिंग लाइन, क्योंकि इस ब्रिज पे एक टाइम पे सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, तो इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा और वेट। करीब 1 घंटे के हाइक के बाद हम पहुंचे सिंगल लिविंग रूट ब्रिज पे, जहाँ पे लगी हुई थी लंबी लाइन। और आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमने ये एक्सपीरियंस किया। 500 साल पुराना ये ब्रिज बनाया गया पेड़ की रूट से, जो कि अभी भी जिंदा है। एंड इसको पहली बार बनाने में लगते हैं कुछ 5-6 साल, और टाइम के साथ साथ ये और भी मजबूत होता रहता है। उसके बाद हम निकले वहाँ से इससे भी बड़े रूट ब्रिज को देखने के लिए। एंड रास्ता होता गया और भी ज़्यादा एडवेंचरस, कभी ऊपर कभी नीचे। एक लोहे का ब्रिज, फिर एक और लोहे का ब्रिज, फिर बीच में एक छोटा सा रूट ब्रिज। इतना ऊपर नीचे चल के अब हो रही थी हालत खराब, बट एनवायरनमेंट इतना ग्रीन और अलाइव था कि उसी से फ्यूल मिल रहा था आगे बढ़ने का। एंड देन फाइनली वो मोमेंट, कोई जगह कितनी भी बार वीडियोस में देखी हो, लेकिन जब अपने सामने देखने को मिलती है ना, तो वो मोमेंट होता है बहुत अलग, बहुत स्पेशल। तो इस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का टूर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कितना आसान होता ना यहाँ के लोगों के लिए, इतने सारे पेड़ों में से कुछ पेड़ काट के एक ब्रिज बना देना। बट दे इनोवेटेड, नेचर को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा उसके साथ ब्लेंड करके कुछ ऐसा नया बनाया। पेड़ की जिंदा रूट से ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया। इस पर्टिकुलर ब्रिज की स्पेशलिटी ये है कि जब ये पहला ब्रिज बनाया था तो उसके बाद यहाँ पे पानी का लेवल काफी बढ़ गया एंड इसको यूज करना हो गया इम्पॉसिबल। तो उन्हीं सेम रूट से इन्होंने इसके ऊपर एक और ब्रिज बना दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। खैर थोड़ी देर पानी में वहाँ पे रिलैक्स करने के बाद हमने वापसी की हाइक शुरू की, और अब आने वाला था असली मजा, क्योंकि अब चढ़ना था ऊपर। वैसे तो ये सिर्फ 1.5 घंटे का ही हाइक है, लेकिन ये स्टेयर्स कुछ ज्यादा ही थकाने वाली थी, और ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सब लोगों की हालत थी। ऊपर पहुंचे हम लोग बिल्कुल गिरते पड़ते हुए, लेकिन फाइनली हमने कर दिखाया। तो रास्ते में इस ब्यूटीफुल स्पॉट पे चाय और सनसेट के साथ आज का दिन हमने किया समाप्त। 6 अप्रैल 2023 को मैं निकला था दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट अपनी गाड़ी से 60 दिनों के लिए, और करीब 1 महीने बाद उसका एक ये छोटा सा रिकैप। तो सबसे पहले मैं पहुंचा मेघालय के टूरा में, जहां देखा सबसे पहला बैम्बू ब्रिज और पेलगा फॉल्स। फिर एक ट्राइबल विलेज में ओवरनाइट कैंप किया, और वहां पे मैंने लगाया अपनी जिंदगी का सबसे पहला एक पौधा, एक ऑरेंज प्लांट। उसके बाद वहां से 10 घंटे का ड्राइव करके पहुंचे शिलोंग एंड घुसे मॉफलैंग सीक्रेट फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ देखे 1000 साल पुराने पेड़ और बहुत कुछ अद्भुत। फिर शिलोंग का ये फेमस चर्च देख के हम पहुंचे इस विशाल उमियम लेक पर, जहां सनसेट देखने के बाद अगले दिन हम पहुंचे लेतलुम कैनियन, और उसको कवर करने के बाद ये अमेजिंग हैंगिंग ब्रिज, और शाम तक पहुंचे हम कोंगटोंग, जो कि है एक विस्लिंग विलेज। फिर वहां से आगे बढ़े और पहुंचे चेरापूंजी के प्रूट वाटरफॉल, जिसमें नहा के मुझे फीवर भी हो गया। लेकिन अगले दिन 2 और खूबसूरत वाटरफॉल्स के नजारे लेके और एक में नहा के हम पहुंचे आरवा केव, जो कि है एक लाइमस्टोन केव। फिर एक और वाटरफॉल जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज ऑफ वेदर, एंड उसके बाद हमने देखा ये जायंट रॉक, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड देन इंडिया का ये 7th लार्जेस्ट वाटरफॉल देखने के बाद हम फाइनली पहुंचे लिविंग रूट ब्रिज पे, जिसका हाइक था बहुत अमेजिंग, लेकिन उसने हमें भेज दिया 2 दिन के रेस्ट पे, और इस रेस्ट के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड। लिविंग रूट ब्रिज के ट्रैक के बाद हम पहुंचे वापस अपने होम स्टे, एंड अगले 2-3 दिन थी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड, सो वी डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रुक के चेरापूंजी की बारिश को एंजॉय करते हैं। बट वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इश्यू था, तो मुझे अपना लैपटॉप कुछ इस तरीके से चार्ज करना पड़ता था, और जिस तरीके से लोग बदलते हैं मैंने वैसे ही वहाँ पे बदलते हुए मौसम देखे। उसके बाद एक दिन और बारिश एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बस हमसे और वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था, सो वी डिसाइडेड कि चलो इस जगह को अलविदा करके अब आगे निकलते हैं। एंड सुबह 9 बजे मौसम
मौसम का हाल था कुछ ऐसे ही। तो ऐसे मौसम में कहीं जाने के लिए बेस्ट जगह थी कोई केव, और पास ही में था ये आरवा केव। अब केव में अंधेरा होगा तो मेरा कैमरा ले जाना ज़रूरी था, और खुद को छोड़ के मैं कैमरा बचाने में लगा था, क्योंकि मैं तो सूख जाऊंगा लेकिन कैमरा मेरा थोड़ा जिद्दी है। तो पहुंचे हम केव के अंदर, एंड ये मौसमी केव के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी और खुली केव थी। ज़्यादा लाइट, आराम से वॉक कर पा रहे थे, और बाहर निकल के मौसम थोड़ा खुला, एंड जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाने का सोचा तो फिर से बारिश शुरू। अब क्या, अब बस चाय बिस्किट खाते हैं और इसका थोड़ा रुकने का इंतज़ार करते हैं। तो चेरापूंजी की भयंकर बारिश की शुरुआत के बाद अब वक्त है यहाँ से भागने का। लेकिन पहले रास्ते में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पड़ा, तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद कुछ बढ़िया खाया। एंड साउथ इंडियन फूड इज़ माई फेवरेट। अब ये मत पूछना कौन सा वाला साउथ इंडियन, केरला, तमिलनाडु, या फॉर मी डोसा इज़ डोसा। उसके बाद चेरापूंजी से बाहर निकलने के लिए हमने वो रूट लिया जो आते हुए मिस कर दिया था। और बारिश रुकने के बाद यहाँ का मौसम और नज़ारे, ओए होए होए, एंड सोने पे सुहागा ये तेज़ हवा। लेकिन हम आज जा कहाँ रहे हैं वो आगे बताता हूँ। पहले मेघालय के सेक्सी रोड्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ तो देख लो। तो चेरापूंजी से हम आ गए इस विलेज के अंदर जिसका नाम है मोरेनखैंग, और यहाँ पे होता है एक बहुत ही यूनिक ट्रैक जिसको कहते हैं बैम्बू ट्रैक, और बारिश बना देती है इसको और भी ज़्यादा रिस्की। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि कितना खतरनाक साबित होता है ये। लाइफ में कभी भी किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन पे रिलाई मत करना, और आज की कहानी इसी फैक्ट पे आधारित है। तो हम पहुंचे मोरेनखैंग विलेज, जो कि पॉपुलर है बैम्बू ट्रैक के लिए। अब यहाँ पहुंच के प्लान था कि आज बस रेस्ट करेंगे और कल सुबह स्टार्ट करेंगे ये ट्रैक, क्योंकि अभी तक डबल डेकर ट्रैक ने जो शरीर पे तकलीफें छोड़ी थी उससे हम बाहर नहीं आ पाए थे। खैर, यहाँ पहुंच के पार्किंग में एक छोटी बच्ची मिली, और उसने हमें बताया कि इस ट्रैक में लगता है सिर्फ 1 घंटा, और उस टाइम बज रहे थे 2। तो हमने सोचा कि चलो 4 घंटे में ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग वापस आ जाएंगे अंधेरा होने से पहले, और बारिश नहीं हो रही है तो उस चीज का फायदा उठाया जाए। सो ये ट्रैक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहाड़ के साइड पे यहाँ पे बैम्बू से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एंड मोस्टली रास्ता उसी में कवर्ड है, और इसका डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है, लेकिन ये बैम्बू गीला होने पे हो जाता है स्लिपरी, और फिर आता है असली चैलेंज। तो करीब 40 मिनट चलने के बाद हमें एक और लोकल बंदा मिला जिसने बताया कि अभी और बस 15 मिनट का ही रास्ता बचा है, लेकिन 25 मिनट बाद भी एंड पॉइंट का कोई नामो निशान नहीं था, और फिर हो गई बारिश शुरू। अब हम इतना दूर आ चुके थे कि चाहकर भी ना जल्दी से आगे जा सकते थे, और ये ट्रैक बिना कंप्लीट किए तो मैं वैसे भी वापस नहीं जाता। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। दोपहर के 2 बजे हम निकले मोरेनखैंग विलेज का फेमस बैम्बू ट्रैक करने, और हमें बताया गया था कि इस ट्रैक में लगता है सिर्फ 1 घंटा वन साइड, बट 1.5 घंटे चलने के बाद भी समिट नहीं आया, और फिर होने लग पड़ी बारिश, एंड बैम्बू पे चलना हो गया मुश्किल। अब वैसे तो हमने ये ट्रैक का ऑलमोस्ट 80-90% एक्सपीरियंस कर लिया था, एंड समिट पहुंचना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आधे रास्ते से मुड़ना मैंने कभी ना सीखा नहीं है। और फिर अचानक से 10 मिनट बाद ही हमें दिखा उस ट्रैक का लास्ट पैच, और उसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस और होप वापस आया। सो लास्ट का क्लाइंब था एकदम स्टीप, एंड गीले होने की वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल भी था, बट वहाँ पहुँच के जो व्यू था दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए वहाँ पे। मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाया, हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, और कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वहाँ से फिर हम लोग जल्दी से वापस निकले, और वापस आके फिर हम इस नदी के पास बैठे अंधेरा होने तक। बट उस रात सड़क पे गाड़ी लगा के सोना पड़ा, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यह है वाखिन विलेज, जहाँ पे हमने किया था बैम्बू ट्रैक। उसके बाद यहाँ पे एक ओवरनाइट हॉल्ट लेने के बाद अगले दिन जाना था हमें इस हाईवे से डॉकी, और ट्रैक के बाद हमें यहाँ पे एक होम स्टे मिला भी, बट पता नहीं क्यों वहाँ पे उस रात को ना रुकने का मन नहीं किया, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ से निकल के हाईवे पे पहुँचते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं कोई होम स्टे। बट वो पूरा हाईवे था सुनसान, ना हमें कोई होम स्टे मिला, ना खाने के कुछ ऑप्शंस। तो इस साल जनवरी में मैंने बनाया था अपनी गाड़ी में एक सोने का सेटअप, और उसको टेस्ट किया था हिमाचल में एक 10 दिन की कार कैंपिंग ट्रिप में, एंड आज वो रात थी जब वो सब काम आने वाला था। तो फाइनली हमें जब एक टाउन दिखा जिसको हम क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे इस दुकान के सामने मैंने वहाँ से परमिशन लेके गाड़ी पार्क कर दी, गाड़ी में थोड़ा सामान एडजस्ट किया, ये पूरा सेटअप किया, और उस रात हम सोए गाड़ी के अंदर ही, और अगली सुबह नींद खुली इस बेहतरीन सनराइज के व्यू के साथ। एंड अब हम जाएंगे यहाँ से डॉकी, लेकिन उससे पहले एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, और देखते हैं कितनी ही क्लीन है वो।
मेघालय के एक छोटे से टाउन में सड़क पे गाड़ी लगा के उसमें सोने के बाद अब वक्त था आगे बढ़ने का, और सुबह उठते ही हम निकल लिए द वर्ल्ड फेमस डॉकी रिवर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक विलेज जो कि है एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। बट उससे भी पहले ब्रश करके थोड़ा खाने के लिए रेडी तो हो जाएं, क्योंकि नहा तो हम रिवर में भी लेंगे। सो इस विलेज का नाम है मोलिनोंग, और वहाँ पे पहुँचते ही तो हमें दिखा बहुत बड़ा सा पार्किंग लॉट, और उस पे कुछ ये सिगरेट बट्स, विच आई अंडरस्टैंड कि ये कुछ टूरिस्ट का ही काम होगा। सो सबसे पहले तो हमने वहाँ पे की पेट पूजा, और मुझे फाइनली खाने को मिले वेज मोमोज, और फिर हमने विलेज एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो अंदर घुसते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में थी एक चर्च जहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, और एक बच्चा ना बहुत जोर से बॉल को किक कर रहा था, लेकिन टो से। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया कि एग्जैक्टली उसको कैसे हिट करना चाहिए, एंड ए के बारे में उसने वो नुस्खा पकड़ लिया। फिर भयंकर गर्मी होने के बाद भी हम जितना वॉक कर सकते थे किया, और एंड में ये समझ में आया कि वहाँ हर थोड़ी देर में ना कोई वो रोड साफ करता रहता है, एंड डेफिनेटली द प्लेस लुक्स क्लीन। बट ऑनेस्टली मुझे वो विलेज से ज्यादा ना एक बहुत डेवलप सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। अब इसके लिए भाई मुझे गाली देना मत शुरू हो जाना, ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि इससे पहले मैंने मेघालय के और भी काफी सारे विलेजेस देखे हैं, एंड थोड़ा कंपैरिजन तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा ही। नॉर्थ ईस्ट की ये 60 डेज की रोड ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही मुझे पता था कि 60 दिन में मैं सब कुछ तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा फोकस उन जगहों पे ज्यादा था जो कि बहुत अनयूजुअल है, और उनकी सिर्फ वीडियोस देख देख के मैं थक चुका था। तो एशिया की क्लीनेस्ट विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले ऐसे ही एक जगह के लिए आज, डॉकी। सो ये पड़ती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और ड्राइव करते हुए दूसरी साइड पे दिख रहा था बांग्लादेश। और फिर आया एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे बस ये फेंस था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट वहाँ पे खड़े होके मेरे लिए फील करना ना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। खैर यहाँ से आगे बढ़े हम, रास्ते में पड़ा एक वाटरफॉल जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, और फिर निकल गए फाइनली डॉकी के लिए। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही मुझे थोड़ा हाइट से एक व्यू पॉइंट दिखा, इस नदी का जो इंडिया से बांग्लादेश में फ्लो करती है। तो मैंने अभी तक जो व्यूज देखे थे डॉकी के वो कुछ ऐसे थे, और यहाँ जो मुझे दिख रहा था उसको देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग सही जगह पहुंचे हैं या अभी थोड़ा और आगे जाना बाकी है। डॉकी डॉकी डॉकी, भाई इतनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे इस जगह पे आने की, एशियाज क्लीनेस्ट रिवर एंड व्हाट नॉट। फिर यहाँ पहुंचते ही ऊपर से ये व्यू देख के ना मेरा तो दिल ही बैठ गया। पर सोचा चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ चीजें दूर से अलग दिखती हैं, पास जाके मे बी इट विल लुक द सेम। तो आगे चल के ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड जाने के बाद जब गाड़ी लगाई तो कुछ ये दिखा। अब सही बताओ ना तो ये गलती अपनी भी है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे पानी का कलर भी थोड़ा मैला ही होता है। जैसे समर्स में गंगा जी का कलर होता है ऋषिकेश में, वैसे ही यहाँ पे। सो बेस्ट टाइम टू सी दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर इज ड्यूरिंग विंटर्स। इतनी भीड़, गर्मी और ऐसा पानी का कलर देख के हमने सोचा कि नीचे जाने का कोई फायदा भी नहीं है, तो हम वहाँ से सीधा निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन पता है वेदर अभी भी कुछ चीजों में हमारे फेवर में ही था। गर्मी तो थी, लेकिन बिना बारिश के हम ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ड्रोन और कहीं पे भी गाड़ी रोक के आजादी से ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। And our next destination was actually perfect for this weather. So डॉकी को टेक्निकली बिना एक्सप्लोर किए और नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ के हम बढ़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, और अब हमने एंटर किया वेस्ट जैंतिया हिल्स, और यहाँ का लैंडस्केप एकदम से ही चेंज हो गया। दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द खासी एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। एंड ये जो वाइड ओपन वैलीज हैं विद अ ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड रोड, ये ड्राइव का मजा ना और दुगना कर देता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी तो बस अपने आप चल रही है और मैं कहीं बाहर उड़ रहा हूँ। खैर फाइनली अब हम पहुंचे क्रांगसुरी फॉल्स, अनदर प्लेस जो मैं वीडियोस में बहुत देख के थक चुका था और मुझे खुद एक्सपीरियंस करना था, और इसके लिए भी था एक डाउनवर्ड हाइक। और बिना पिछली रात ठीक से सोए और पहले ही 2 ट्रेक्स की थकान लिए मैं घूम रहा था। सो ट्रैवल ना दूर से बहुत ग्लोरियस दिखता है, होता भी है, बट बहुत मेहनत लगती है। एनीवे, तो फाइनली हम लोग पहुंचे नीचे वाटरफॉल के पास, एंड आज तो आप लोग बस यहाँ की खूबसूरती और ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। बाकी का लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो आज क्रांगसुरी एक्सप्लोर करने के बाद, अरे रुको क्रांगसुरी के बारे में तो बताया ही नहीं। हाँ जी, तो ये वाटरफॉल आई थिंक ऑलमोस्ट सब ने ही बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, पर फिर भी यहाँ पे पहुँच के जो फील आता है ना वो बहुत डिफरेंट है।
ये बहुत ही परफेक्टली क्यूरेटेड क्रिएशन लगा मुझे नेचर का, एंड इसको देख के तो किसका यहाँ पे पानी में घुसने का मन नहीं करेगा। बट नीचे सेफ्टी रीजंस की वजह से पानी में जाना बंद किया हुआ था, एंड सिर्फ ऊपर की साइड ही अलाउड था, वो भी लाइफ जैकेट के साथ। और ऐसे अंदर घुसने में ना मुझे कुछ फील नहीं लगा, सो आई स्किप दैट। बस वहाँ कुछ टाइम बैठ के उस जगह का आनंद उठाया। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही सस्ते में। ओवरऑल दिस प्लेस इज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। बस वापस ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा दुखदाई है। उसके बाद वहाँ से निकल के सनसेट के तो क्या ही कहने, जहाँ देखो पूरा लैंडस्केप एक फैंटेसी वर्ल्ड लग रहा था। अभी तक पूरी ट्रिप में ये मेरा फेवरेट मोमेंट था, अकेले बस वहाँ पे खड़े होके सूरज को ढलते हुए देखना। और फिलहाल मुझे पता नहीं था कि मेरी मेघालय में ये आखिरी शाम होने वाली है। यूनिवर्स जैसे आपके लिए चीजें प्लान करता है ना, वो मैं आपको आज एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल से बताता हूँ। तो आज क्रांगसुरी फॉल्स के बाद प्लान था जोवाई जाके ओवरनाइट स्टे करने का, एंड उसके बाद अगले 2-3 दिन में वहाँ के आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी थी। लेकिन हमें ऑनलाइन कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो सोचा कि वहाँ पहुंच के ही देखेंगे। एंड पहुंचने के बाद फाइनली हमने 2-3 होम स्टे चेक किए और एक मिला हमें हमारे बजट में, विच वॉज फॉर 1600। बट प्रीति और मुझे दोनों का ही उसका वॉशरूम पसंद नहीं आया, और बात सिर्फ एक रात की होती तो शायद हम काम चला लेते, लेकिन हमें और 2-3 दिन रुकना था। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मिला वो था 3000 का। सो इसके बाद हमें आगे निकलना था सिलचर, और सिलचर से मणिपुर। एंड अभी टाइम ज्यादा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सिलचर ही चलते हैं और आज रात को वहीं पे रुकेंगे। सो वैसे मैं अब रात को ड्राइव करना प्रेफर नहीं करता, बट ये नेशनल हाईवे था और सिर्फ 5 घंटे का ही ड्राइव, सो आई टुक दैट रिस्क। रास्ता भी ठीक ठाक था एक्सेप्ट सम ट्रक्स, थोड़ा सा जैम। तो फाइनली हम लोग सिलचर पहुंचे रात को 1-1:30 बजे, एंड अगले दिन हम वहां से निकले मणिपुर के लिए, और उस दिन हमें पहुंचना था इम्फाल। अब ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्फाल पहुंच के वहां से हमें निकलना था नागालैंड, जो हम एक्चुअली निकले May 1 को, एंड इम्फाल में May 3 को राइड्स शुरू हो गए। तो सोचो अगर जोवाई में हमें उस रात को कोई भी होम स्टे मिल जाता और हम एक भी दिन और जोवाई में रुक जाते, तो फिर हम इम्फाल में कर्फ्यू की वजह से फंस जाते बहुत दिनों के लिए, वो भी विदाउट इंटरनेट। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रह जाते हैं, और आज ऐसा ही एक बहुत लंबा दिन है। तो आज हम असम के सिलचर से निकले इम्फाल के लिए। 250 किलोमीटर के इस रास्ते के लिए मैप्स ने बताए 10 घंटे। असम के इस खूबसूरत लैंडस्केप को देखते हुए हमने जल्दी एंटर किया मणिपुर बॉर्डर, और यहाँ आने के लिए आपको बनवाना पड़ता है इनर लाइन परमिट। सो चलते चलते फिर हमें समझ में आया कि ये रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड बहुत ही जल्दी ये पूरा हाईवे एकदम से मक्खन हो जाएगा। बट आज वो दिन नहीं था। उसके बाद ये रोड थोड़ी सही थोड़ी खराब ऐसे ही चलती गई, और इस रास्ते पे हमारे अलावा कोई भी और छोटी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ ट्रक्स। एंड अंधेरा होने के बाद वो भी चलना बंद हो गए, और रोड की हालत होती गई और ज्यादा खराब। अब गड्ढे इतने बड़े थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर गाड़ी फंस जाती तो हेल्प के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। बट किसी तरह हम सेफली इम्फाल पहुंच गए रात को 2 बजे, और अगले दिन उठ के भी मुझे उस रास्ते के ना फ्लैशबैक्स आ रहे थे। 20 दिन की कंटिन्यूस ट्रैवलिंग के बाद अब टाइम था इम्फाल पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट करने का। लेकिन सबसे पहले गाड़ी की जो इतनी बुरी हालत हुई थी ना, उसको सुधारना था। सो मैं निकला इम्फाल की सड़कों पे कार वॉश ढूंढने, और यहाँ पे क्या ढंग से ये भाई लोगों ने गाड़ी धोई। गाड़ी के नीचे इतनी मिट्टी थी कि उसको निकलते हुए देख के ना मजा ही आ गया। उसके बाद आई रियलाइज कि एसी चलना बंद हो गया, एंड आई थॉट इतनी धूल मिट्टी की वजह से शायद एयर फिल्टर साफ करने से वो ठीक हो जाएगा। बट इट वाज अ मेजर इशू जो मुझे बाद में पता चलेगा। फिर एडिट करने बैठा तो आई रियलाइज कि मैंने अपना वायरलेस माइक कहीं पे मिसप्लेस कर दिया, और लग गया 20,000 रुपए का फटका। एंड उसके बाद इशू ये था कि मुझे बिल्कुल शांत होने का वेट करना पड़ता था वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट इन द कार। अब क्योंकि इम्फाल पूरा प्लेन्स पे है तो वेदर यहाँ पे गर्म था, एंड 2-3 दिन तक तो मैं बिल्कुल बाहर ही नहीं निकला। बस स्विगी से खाना ऑर्डर करते थे, फिर मैं अपना एडिट करने में बिजी और प्रीति अपना आर्ट वर्क। अब नेक्स्ट लोकेशन जो होगी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए हम स्पेशली मणिपुर आए। इम्फाल में 3 दिन बाद आज मस्त खा पी के और तैयार होके हम जा रहे हैं वो जगह एक्सप्लोर करने जिसके लिए हम स्पेशली मणिपुर आए। और क्योंकि गाड़ी का एसी खराब हो गया है तो मैंने रास्ते में कुछ गराजेस पे चेक किया कि शायद कहीं पे ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो हमें बहुत सड़ना है गर्मी में आगे भी। एनीवे, तो आज हम जा रहे हैं लोकतक लेक, जो कि है साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। खैर हम पहुंचे लेक के पास, और बजाय उसको नीचे से देखने के हम पहुंच गए यहाँ के एक पीक पे जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट है, और वहां से इस पूरी लेक को देखने का मजा तो कुछ और ही था। यकीन मानिए मैं इस गर्मी में यहाँ पे आधा घंटा खड़े होके बस इधर से उधर देखता ही रहा। इतनी अमेजिंग नेचुरल क्रिएशन देख के मेरे तो भाई होश ही उड़ गए। और वो 3 दिन पहले के 12 घंटे का जो दर्दनाक ड्राइव था ना, वो अब रिडीम हो रहा था।
एंड ये जो गोल गोल रिंग्स देख रहे हैं ना, इनको कहते हैं फुमड़ीज। एंड इसके बारे में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, जो जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इस व्यू का मजा लीजिए। तो पिछली वीडियो में हम पहुंचे थे लोकतक लेक, जो कि साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ की खास बात ये है कि इस लेक के ऊपर ये वेजिटेशन फ्लोट करती है, जिसको बोलते हैं फुमड़ी। एंड ये लेक इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड यहाँ के लोकल फिशरमैन के लाइवलीहुड का मेन सोर्स है। इस फुमड़ी के ऊपर काफी सारे होम स्टेज भी हैं और लोग भी रहते हैं, जिसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे रुक के कर सकते हैं। बट हम ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एक लौता सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये घर है सांगाई डियर्स का, जो कि एक रेयर स्पीशीज है जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद जहां तक हमारी नजर जा रही थी, वहां तक भी इसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। और इसी के ऊपर यहाँ के सारे डियर्स सर्वाइव करते हैं, जिसमें से कुछ हमने स्पॉट किए वहां पे रखे बाइनोकुलर्स से। उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए पर पर्सन में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं, जो आपको फुमडीज के थोड़ा सा अंदर तक लेके जाती है। सो हम बोट में बैठे, थोड़ा आगे गए। उसके बाद ये बोट वाले भैया ने इंसिस्ट किया कि हम शूज उतार कर इन फुमडीज के ऊपर चलने का एक्सपीरियंस करें। तो भाई पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पैर अंदर ही ना धस जाएं, बट फिर कुछ ही सेकंड के बाद मजा आने लग गया। जहाँ पैर रखो वहाँ पे थोड़ा सा सरफेस दब जाता है और पानी ऊपर आने लग जाता है। उसके बाद तो हमने यहाँ पे कूदना ही चालू कर दिया। ये ना वो वाली एक शाम थी जब मैं बहुत ज्यादा खुश था। और आज सिर्फ मेहनत नहीं, मुझे यहाँ पे होने पर अपने लक का भी खेल दिखाई दे रहा था। कोई था जो ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे झोली में डाल रहा था। लोकतक लेक और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हमने वहाँ के आसपास की मार्केट को थोड़ा चेकआउट किया। उसके बाद इम्फाल में रुक के एक दिन और थोड़े बहुत काम कंप्लीट किए और फिर मणिपुर को अलविदा करके वक्त था आगे बढ़ने का। और आज हम जा रहे हैं नागालैंड। उसके बाद सबसे बड़ा काम था एसी ठीक करवाना, जो कि थोड़े दिन पहले खराब हो गया था। और एक और गैराज में दिखाने के बाद पता चला कि एसी की गैस लीक हो गई है। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि शायद एसी का फिल्टर भी एक बार साफ करके देख लूं, बट ये मैं दे रहा था खुद को धोखा। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मौसम और लैंडस्केप इतने कमाल के हो गए कि गर्मी और एसी में दोनों को भूल गया। फिर इन खूबसूरत पहाड़ियों पे ड्राइव करते हुए हम पहुंचे सेनापति और वहां पे रुके हम लंच के लिए। एंड ये फुटबॉल पिच विद अ बैकड्रॉप ऑफ माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था कि मैं साउथ अमेरिका में खड़ा हूँ। बस फिर वहां से आगे चलते चलते हम फाइनली नागालैंड पहुंचे और यहाँ की कहानियां तुम्हें बताने के लिए खुद कब से वेट कर रहा हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत हुई कुछ इस तरह, नागालैंड की कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में जिसका नाम है किगवेमा। और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इस अमेजिंग होम स्टे में। सो यहाँ रुकने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमें यहाँ से जाना था जूको वैली के ट्रैक के लिए, जो कि पास ही में था। फिलहाल मुझे यहाँ पे रुक के थोड़ा इस एनवायरनमेंट का फील लेना था। ठंडा मौसम, आसपास पहाड़ और इतने प्यारे से लोग, जिनकी अभी बहुत सारी कहानियां मुझे आपको आगे बतानी है। बट फिलहाल आज डिसाइड किया कि यहाँ से बस 40 मिनट दूर है कोहिमा, वहां जाके सिटी का थोड़ा फील लेंगे। और ड्राइव करते हुए ये नज़ारे और बीच में ये छोटे छोटे विलेजेस, मुझे अब तक समझ में आ गया था कि बिना टाइम की परवाह किए मैं नागालैंड में बहुत सारा वक्त बिताने वाला हूँ। खैर ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंचे स्टेट म्यूजियम और अंदर हमने काफी हद तक नागालैंड के कल्चर को समझा। यहाँ पे कितनी ट्राइब्स हैं, उनका पहनावा, उनके घर, और बाहर निकल के फिर कोहिमा का ये आउटस्टैंडिंग व्यू। ऑनेस्टली आई वाज ओवरवेल्म्ड, और आप भी होंगे आने वाली वीडियोस में। नागालैंड में ये हमारा दूसरा दिन एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देख के आई डिसाइडेड कि आज मैं अपनी योगा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि काफी दिनों से बैक टू बैक ट्रैवलिंग के चक्कर में ये टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एंड कोइंसिडेंटली आज है इंटरनेशनल योगा डे। सो प्रैक्टिस के बाद ब्रेकफास्ट में खाए पराठे। अब क्योंकि किचन का एक्सेस भी मिल गया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने टेस्ट का कुछ बनाता हूँ और बाकी सब लोगों को भी बना के खिलाता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा सबके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका। और ये बहुत दिनों बाद ना मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा था जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा था और ट्रैवलिंग कम। एंड इसी तरह की ट्रैवलिंग मुझे अब पसंद आती है। सुंदर लैंडस्केप्स तो मिलते ही रहते हैं, बट असली किक आता है लोगों से मिलने में और उनकी कहानियां जानने में, कैसे वो अपनी लाइफ जीते हैं, दिन भर में क्या क्या काम करते हैं। तो ये है रोबीदी एंड इन्होंने मुझे अपने फार्म से तोड़ के खिलाए ग्राउंड एप्पल। ये दिखते हैं स्वीट पोटैटो की तरह, बट इट टेस्ट लाइक एप्पल ओनली। और शाम ढलने के बाद अब टाइम था कुकिंग करने का। एंड गेस व्हाट वाज आई प्लानिंग टू कुक। सो ये किचन का एनवायरनमेंट जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा था, some music playing in the background, और फिर सबके साथ बैठ के खाना खाना। It was another wholesome day for me. अभी यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, ये गाड़ी नहीं होगा तो अभी खराब है रास्ता। अगर कोई आपसे कहे
कि ये काम मत करो, इसमें रिस्क है, तो उसकी 3 वजह हो सकती हैं। वो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न्ड है, उन्होंने खुद वो काम कभी नहीं किया, सो दे डोंट थिंक कि कोई और कर सकता है। वो काम एक्चुअली खतरनाक है एंड उसको कोई अटेम्प्ट नहीं करता। तो आज की कहानी है इस पॉइंट नंबर 3 पर आधारित। हम जा रहे हैं नागालैंड के फेमस जूको वैली ट्रैक के लिए, पर उससे पहले हमको ड्राइव करना है ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक, जहाँ पे जाती हैं सिर्फ बड़ी SUVs, क्योंकि रास्ता है बहुत खराब, ऊपर से आज बारिश और कीचड़। तो पहले रोवी दी ने बोला कि अपनी गाड़ी मत लेके जाओ, रिस्क है। फिर एक जगह हम लोग हवा भरवाने रुके, तो वहाँ पे रैंडमली भाई साहब ने बोला कि भाई ये गाड़ी लेके जा रहे हो, ये तो पक्का फंस जाएगी। फिर थोड़ी आगे चल के वहाँ पे टिकट काउंटर पे सबने मना कर दिया। अब ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो अलग चीज है, बट उस दिन ना मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कि ये ट्राई करना बनता है एक बार। थोड़ी फट रही थी अंदर से, लेकिन इतने लोगों के बोलने के बाद तो अब अगर मैं वहाँ से वापस मुड़ गया तो जिंदगी भर ना हर छोटा सा रिस्क लेने में डर लगेगा। अगर कोई आपसे कहे कि ये काम मत करो, इसमें रिस्क है, तो उसकी 3 वजह हो सकती हैं। वो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न्ड है, उन्होंने खुद वो काम कभी नहीं किया, सो दे डोंट थिंक कि कोई और कर सकता है। वो काम एक्चुअली खतरनाक है एंड उसको कोई अटेम्प्ट नहीं करता। तो आज की कहानी है इस पॉइंट नंबर 3 पर आधारित। हम जा रहे हैं नागालैंड के फेमस जूको वैली ट्रैक के लिए, पर उससे पहले हमको ड्राइव करना है ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक, जहाँ पे जाती हैं सिर्फ बड़ी SUVs, क्योंकि रास्ता है बहुत खराब, ऊपर से आज बारिश और कीचड़। तो पहले रोवी दी ने बोला कि अपनी गाड़ी मत लेके जाओ, रिस्क है। फिर एक जगह हम लोग हवा भरवाने रुके, तो वहाँ पे रैंडमली भाई साहब ने बोला कि भाई ये गाड़ी लेके जा रहे हो, ये तो पक्का फंस जाएगी। फिर थोड़ी आगे चल के वहाँ पे टिकट काउंटर पे सबने मना कर दिया। अब ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो अलग चीज है, बट उस दिन ना मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कि ये ट्राई करना बनता है एक बार। थोड़ी फट रही थी अंदर से, लेकिन इतने लोगों के बोलने के बाद तो अब अगर मैं वहाँ से वापस मुड़ गया तो जिंदगी भर ना हर छोटा सा रिस्क लेने में डर लगेगा। पिछले कुछ सालों में मैंने इंडिया के काफी डिफिकल्ट टेरेन्स पे अपनी गाड़ी को सोलो ड्राइव किया एंड टेस्ट किया है, तो सबके मना करने के बाद भी आज मैं उसी एक्सपीरियंस के सहारे और भगवान भरोसे जूको वैली के इस रास्ते पे चलता गया। फिर थोड़ी आगे जाके भाई साहब मिले। गाड़ी नहीं होगा तो अभी खराब है रास्ता। अब इनकी बात सुन के डरने के बजाय मुझे ना और किक मिल गई कि अब तो भाई ये करके दिखाना ही पड़ेगा। बारिश और कीचड़ की वजह से मैं बाहर से कोई शॉट नहीं ले पाया, बट नेक्स्ट डे वापस आते हुए का ये सीन है। एंड इस टाइम तक थोड़ा सूख भी गया था। खैर अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये पड़ाव भी मैंने पार कर लिया। आसान नहीं था, बट आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड अब टाइम था ट्रैक स्टार्ट करने का। सो यहाँ से ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते थे। हमने चुना कम टाइम वाला, लेकिन ये था ज्यादा स्टीप, और मेरे पास ये भारी रक्सैक जिसमें कैंपिंग और कुकिंग का सामान भी था। एंड बारिश ने ये रास्ता बना दिया और ज्यादा चैलेंजिंग, बट ये ट्रेल इतना सुंदर और एडवेंचरस था ना कि मैं चाहता ही नहीं था कि इसको जल्दी से कवर करें हम। नागालैंड के फेमस जूको वैली के ट्रैक को स्टार्ट करने के बाद इस जंगल ट्रेल में हमें करीब 1 घंटा हो गया था। उसके बाद हमने लिया एक 10 मिनट का ब्रेक और फिर आगे बढ़े, और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे का ये स्टीप क्लाइंब कब खत्म होने को आ गया। एंड फाइनली वी वर इन द वैली। और सबसे पहले मैंने नोटिस किए ये काले डेड पेड़, पता नहीं ये ऐसे क्यों थे। एंड अब यहाँ से था 2 घंटे का और हाइक, बट ये वो हाइक था जिसको आप ना बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड हमारे दोनों साइड पे थे ये बैम्बू प्लांटेशन। बारिश की वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये वाटर लॉगिंग था, बट लुक एट दिस मैजेस्टिक वैली। तेज हवाएं मेरे मुंह पे, मैं बहुत खुश था भाई आज, और मैं चाहता नहीं था कि ये हाइक जल्दी खत्म हो। बट फिर देखा हमें कैंप साइट का पहला व्यू, एंड यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। और फिर मेरे दिल में एक बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग, क्योंकि शायद आज हम यहाँ ना पहुँच पाते। शायद आपको ना बहुत रुकेगा लाइफ में, बट रुकना या नहीं ये आपके हाथ में होगा। करीब 4 घंटे के ट्रैक के बाद हम फाइनली पहुंचे जूको वैली, एंड यहाँ से जो वैली का व्यू था वो सिंपली ब्रेथटेकिंग। अब यहाँ पे रहने के ना काफी ऑप्शंस थे, डॉर्म, प्राइवेट रूम और इनके टेंट्स, लेकिन हम कैरी कर रहे थे अपना खुद का टेंट। और इससे पहले कि बारिश शुरू होती मैंने फटाफट से टेंट पिच कर लिया। फिर टाइम था एक हॉट चॉकलेट बनाने का और थोड़ा चिल करने का। बट थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई और यहाँ पे काफी सारी भीड़ हो गई, तो बाहर ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए भी डिसाइडेड किया जल्दी से अपना खाना बनाते हैं और उसको खा के सो जाते हैं। एंड सुबह उठ के वैली में नीचे जाएंगे। बट रात भर टेंट के बाहर चूहे घूमते रहे, ऊपर से बारिश और ये तेज हवा। इन शॉर्ट में बस सुबह होने का वेट कर रहा था, और सुबह उठ के मौसम था कुछ ऐसे। वैली का कलर यहाँ पे हर थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। अब इतनी थकान के बाद ना हमारे नीचे जाने की हालत नहीं थी। सो सबसे पहले तो मैंने टेंट फोल्ड किया कि कहीं फिर से बारिश ना शुरू हो जाए। एंड यहाँ पे ना प्रॉपर टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन आपको
यहाँ पे पानी खुद से लेके आना पड़ता है थोड़ी दूर से। जितनी जल्दी हम यहाँ पहुंचे उतनी ही जल्दी यहाँ से भाग लिए, क्योंकि आज हमारा ना गीला होने का मन था ना यहाँ फिसल के गिरने का। इस वीडियो को आप 2 बार देखना। तो जूको वैली के ट्रैक के बाद प्लान था हमारा सिर्फ 2 दिन और डॉन होमस्टे में रुकने का, बट वी एंडेड अप स्टेइंग फॉर 10 मोर डेज। और उसकी डिटेल जर्नी मैं आपको फुल व्लॉग्स में दिखाऊंगा, बट फिलहाल वो 10 दिन में कुछ ये सब हुआ। उसके बाद वक्त था आगे बढ़ने का। जू से जूको वैली तो आपने सुना होगा, पर क्या जू से जू लेके सुना है? तो डॉन होमस्टे में 15 दिन रुकने के बाद आज हम फाइनली यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं खोनमा, जो कि है एक ग्रीन विलेज और यहाँ से है कुछ 1-1.5 घंटा दूर। तो ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग था वहां तक का, लेकिन हम काफी जल्दी वहां पे पहुंच गए। अब ये सीन था कि खोनमा से आगे पड़ता है जूलेके, जो नाम से इतना पॉपुलर नहीं है, बट रोविदी ने बोला था कि यहाँ पे जरूर जाना। तो हमने डिसाइड किया कि आज खोनमा में रुकने की बजाय सीधा जाएंगे जूलेके, क्योंकि यहाँ से आगे का रोड था खराब और बारिश नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा उस चीज का आज फायदा उठाते हैं और वहां जाके डिसाइड करेंगे कि वहां रुकना है या वापस आके खोनमा में ओवरनाइट स्टे करना। तो खोनमा से जूलेके का ड्राइव कुछ 1 घंटे का था। रास्ता थोड़ा खराब था लेकिन व्यूज बहुत ही अमेजिंग थे। अब यहाँ पहुंचते ही हो गई बारिश, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे रुकते हैं। एक होमस्टे भी अवेलेबल था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके हमें पता चला कि 200 रुपए में हम यहाँ पे कैंप कर सकते हैं एंड देयर वाज अ प्रॉपर कैंपिंग साइट अवेलेबल विद टॉयलेट्स। और जब हम वहाँ पे पहुंचे, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसकी एक छोटी सी झलक। किगवेमा के बाद हम पहुंचे जूलेके, जहां मिला हमें ये कैंपिंग साइट, साथ में बहती एक नदी और ये बढ़िया मौसम, सब कुछ सिर्फ 200 रुपए में। अब इससे पहले कि बारिश शुरू होती, हमने अपना सामान गाड़ी से निकाला एंड जाके सब कुछ सेट कर लिया। और मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ ओपन फायरप्लेस एरिया में टेंट पिच करते हैं, बट माई इंट्यूशन सेट कि ये रूम के अंदर ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इस एरिया के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी एंड यूजुअली रात में रिवर के पास जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। सो जल्दी अंधेरा हो गया एंड इस रात को हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस अपना खाना बनाया, खाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडिट किया और हम लोग 9:30-10 बजे तक सो गए। अगले दिन सुबह नींद खुली 4 बजे बारिश की आवाज के साथ, बट मैं फाइनली जाके उठा 6 बजे। फिर वहाँ पास में कुछ और लोग भी ओपन में कैंप कर रहे थे, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। और सुबह उठ के वो लोग भी खाना बनाने शेड के नीचे आए। बस फिर हमने थोड़ी बातचीत करी और साथ मिलके कुछ खाने को बनाया। ऐसे टाइम मुझे जिंदगी भर याद रह जाते हैं। उसके बाद अपना सामान पैक करके वो चीज करने का टाइम था जो यहाँ पहुंचते ही मैं कब से सोच रहा था। जूलेके में कैंप करने के बाद और अपने नए दोस्तों से विदा लेके हम निकले वहां से वापस। और आज सबसे पहले मुझे करना था थोड़ा सा एडिट, तो सोचा कि खोनुमा पहुंच के करूंगा, बट वहां पहुंचे और 1-2 होमस्टे में पता किया तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। एंड जूलेके के बाद ऑनेस्टली हमारा वहां पे ना फिर रुकने का मन नहीं किया, तो बस विलेज का एक राउंड मारा और वहां से हम आगे निकल गए कोहिमा। तो अब लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह ठीक से कुछ खाया नहीं था एंड कुछ अच्छा वेज खाना ढूंढते ढूंढते टाइम निकला जा रहा था। तो जो पहले ढंग का रेस्टोरेंट देखा वहां पे हम लोग घुस गए, लेकिन वहां पे कुछ भी वेज खाने के लिए नहीं था। फिलहाल भूख को साइड पे रख के मैंने एडिट करना शुरू कर दिया और साथ में लिए एक आइस टी एंड देन वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी गायब। तो मुझे वापस गाड़ी में ही भागना पड़ा अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए। और फिर थोड़ी देर में प्रीति कहीं से ढूंढ के एक बर्गर ले आई और तब जाके आई थोड़ी जान में जान। उसके बाद वहां से हम निकले होमस्टे ढूंढने एंड कोहिमा में ना प्रॉपर्टीज थोड़ी सी महंगी हैं एंड वी फाउंड दिस प्लेस फॉर 2000। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से थोड़ा सा काम करके और इस बढ़िया मौसम का मजा लेते हुए हम वहां से निकले आगे। और आज हम जा रहे थे वोखा, जो कि यहाँ से था 3 घंटे का ड्राइव बहुत अमेजिंग था और 10 मिनट में हम लोग पहुंचने ही वाले थे। और उसी समय मेरा फोन बजा और मुझे कॉल आया उस होमस्टे से जहाँ पे हम लोग रुके थे, और पता चला कि मैं अपना ड्रोन वहाँ पे भूल गया। जब हम डॉन होमस्टे में 15 दिन रहने के बाद वहां से आगे निकले थे, तो जाने से पहले कुछ लोगों के लिए मैं ये नोट्स छोड़ के गया था, ये याद रखना, इस पे आगे आते हैं। तो फिलहाल आज कोहिमा से निकल के इस खूबसूरत रास्ते पे 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम ऑलमोस्ट वोखा पहुंचने वाले थे, और उसी वक्त मुझे आया ये कॉल। हेलो Bro, you forgot your
व्हाट? अब ड्रोन रह गया था तो उसको तो वापस लेने जाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि जाके फटाफट से ड्रोन लेके आज ही हम लोग वापस वोखा आ जाएंगे। 3 घंटे के इस रिटर्न ड्राइव के बाद हम पहुंचे फिर से कोहिमा। मैंने अपना ड्रोन कलेक्ट किया और फिर ना मेरा मूड चेंज हो गया। अब मेरा वोखा जाने का मन नहीं था फिर से आज। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग डॉन होम्स से जाएं और वहां पे जाके उन सबको सरप्राइज करें। 20 मिनट के और ड्राइव के बाद हम फाइनली वहां पहुंचे एंड पहुंचते ही मुझे बाहर दिखा मीनू, जो कि मेरा दिया हुआ वो नोट अपने पॉकेट में ही लेके घूम रहा था एंड ही वाज सो एक्साइटेड टू शो मी दैट, यू नो, सच इज द पावर ऑफ लव एंड काइंडनेस। एंड हमारे पास ना देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। अब वोखा जाएंगे हम कल सुबह। अंत अब नजदीक है और नॉर्थ ईस्ट के 60 दिन के सफर की ये आखिरी वीडियो होनी थी, बट क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है तो कहानियां भी बताना जरूरी है। सो फिलहाल के लिए देखते जाओ। तो आज फाइनली हम किग्वेमा से निकल के वोखा पहुंचे और वहां पे है ये डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहाँ हमें सबसे पहले जाना था। बट फिलहाल मन किया रास्ते में यहाँ पे रुकने का। आज ना वैसा वाला दिन था जब भागने का मन नहीं कर रहा था। कुछ दिन से बहुत भाग लिए थे हम। आज बस चुपचाप 2 घंटे यहाँ पे बैठे रहे और डोयांग जाने का प्लान हमने किया पोस्टपोन। उसके बाद हम वहाँ से निकले और पहुंचे हम रिफिम विलेज में, जहाँ मिला हमें ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस सिर्फ 700 रुपए में। ऐसी लोकेशन विद अ ग्रैंड पार्किंग स्पेस, ये व्यू, ऐसा मौसम और पूरे गेस्ट हाउस में और कोई भी नहीं। एंड दिस इज रोज हु मैनेजेस द गेस्ट हाउस हियर। उस टाइम बाहर खाने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं थे एंड भूख के चलते फिर मैंने बनाई एक कप नूडल्स और इस अमेजिंग सनसेट के साथ बैठ के उसका मजा लिया। और नेक्स्ट वीडियो में होगा कुछ बहुत ही गजब। आज सुबह मैं उठा 3:30 बजे। नॉर्थ ईस्ट में 3:30-4 बजे तक उजाला हो जाता है। ये क्रॉस दिख रहा है आपको, ये है यहाँ का वॉच टावर और मैं हाइक करके यहाँ पे जा रहा हूँ। वेल, सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों? तो इसके लिए पहले हमें जाना होगा एक दिन पीछे। आज मेरा वोखा में दूसरा दिन, बारिश के साथ सुबह हुई शुरुआत और मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं था आज। मैं इधर उधर बस बैठा रहा। ये वॉच टावर पे जाने का प्लान था बट अंदर से मन नहीं कर रहा था। सोचा कि ऑलमोस्ट सेम ही व्यू आएगा, बट फिर सोचा अपनी आलस को थोड़ा साइड में रखते हैं और चल के देखते तो हैं कि वहाँ से क्या दिखता है। 15-20 मिनट के हाइक के बाद हम पहुंचे इस वॉच टावर पर एंड वहां से जो व्यू था, मैंने सोचा क्या ही मिस करने वाला था मैं लाइफ में। थोड़ी सी हाइट पे ऊपर आके इतना अलग पर्सपेक्टिव। और फिर मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ पे रहता तो हर सुबह उठ के मैं यहाँ पे आता। अब वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि कल सुबह हम यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन निकलने से पहले सुबह उठ के एक बार यहाँ पे आने का तो ऑप्शन था मेरे पास। तो इसीलिए अगले दिन सुबह मैं उठा 3:30 बजे। ये क्रॉस दिख रहा है आपको, ये है वॉच टावर और मैं हाइक करके यहाँ पे सनराइज देखने जा रहा हूँ। वोखा में आज सुबह ये जबरदस्त सनराइज देखने के बाद हम फाइनली निकले आगे और आज हम जा रहे हैं मोकोकचुंग। बट उससे पहले हमें जाना था डोयांग, जिसकी एक झलक हमने वॉच टावर से ही देख ली थी। तो 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम वहां पहुंचे और मौसम हो चुका था बहुत गर्म। बोटिंग करने का मन था लेकिन फ्राई हो जाते, तो बस 5-10 मिनट वहां पे रुक के हम निकले मोकोकचुंग के लिए। अब स्टार्टिंग में थोड़ा रास्ता था बहुत अमेजिंग, लेकिन लास्ट के कुछ 2 घंटे में भाई हो गई हालत एकदम खराब। ऊपर से मेरी गाड़ी का सस्पेंशन भी दिक्कत दे रहा था जो मुझे ठीक कराना था और एसी भी काम नहीं कर रहा था। तो किसी तरह मैनेज करके हम फाइनली पहुंचे मोकोकचुंग और रुके इस अमेजिंग होम स्टे में। एंड यहाँ का फील ना एकदम घर जैसा था। बहुत ही बढ़िया लोग एंड हॉस्पिटैलिटी और वहाँ की शाम के कुछ ऐसे नज़ारे। तो अगली सुबह हम वहाँ से निकले जोरहाट के लिए एंड फिर से रास्ते ने तो बवाल ही कर दिया। बट जैसे ही हमने आसाम का बॉर्डर क्रॉस किया, रोड्स हो गए एकदम अमेजिंग और एक भाई था जो जोरहाट में मेरा इंतजार कर रहा था। लाइफ में ना प्लानिंग जरूरी है, लेकिन यूनिवर्स आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जो आपके लिए सबसे सही होगा। तो मोकोकचुंग के बाद हम पहुंचे जोरहाट। अब यहाँ से प्लान था कि आगे जाएंगे माजुली और वहाँ से एंटर करेंगे अरुणाचल और वहाँ की कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। बट 2 प्रॉब्लम थी, गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था और एक साइड का सस्पेंशन हो गया था पूरा खराब। एंड मैंने अभी तक 3-4 जगह उसको ठीक कराने की कोशिश की थी। तो एक भाई से काफी दिन से बात हो रही थी जो कि है मेरे सब्सक्राइबर और रहते हैं जोरहाट में। एंड यहाँ पहुंचे तो पता चला कि भाई का खुद का होटल है यहाँ पे एंड ही इंसिस्टेड ऑन होस्टिंग अस देयर। तो 2 दिन आराम से इस अमेजिंग लोकेशन पे मैं रहा, एडिट किया, खाया पिया और गाड़ी ठीक करवाने के लिए अरूप भाई के मैकेनिक के पास गए। लेकिन वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ना एसी ठीक हुआ ना सस्पेंशन। अब ऐसी गर्मी में और खराब रोड्स के लिए ना ये गाड़ी बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। तो मुझे समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट के 60 दिन के सफर का अब ये एंड हो चुका है। तो अगली वीडियो में करते हैं इस सीरीज को फाइनली एंड नॉर्थ ईस्ट का ये सफर फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। सो आज नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट के इस ट्रिप को एंड करने का फाइनल डिसीजन लेके हम निकले गुवाहाटी की तरफ, जहां मेरा एसी फाइनली ठीक हो गया एंड गर्मी से मिलेगा अब छुटकारा। सस्पेंशन का इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि घर तक का रास्ता था अब ये 2000 किलोमीटर का स्मूथ हाईवे। तो सिलीगुड़ी, पटना एंड लखनऊ में ओवरनाइट हॉल्ट लेने के बाद 4 दिन में पहुंचा अपने घर वापस। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे। आई वॉज एक्साइटेड टू मीट कबीर और उसके लिए जो चीजें मैंने ली थी। फिजिकली मैं घर में आ गया था लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही फ्लैशबैक्स चल रहे थे। मैंने पहले भी ये बहुत बार बोला है कि नेचर इज नो डाउट ब्यूटीफुल एंड इट हील्स माई सोल, बट अब मुझे सबसे ज्यादा जो चीजें याद रह जाती है ना, वो होते हैं लोग और उनके साथ बिताया हुआ टाइम। सो थैंक यू एवरीवन जिनसे मैं इस ट्रिप पे मिला, प्रीति जिसने शूट करने में मेरी बहुत हेल्प की, एंड आप सब लोग जिन्होंने इतना सपोर्ट किया एंड इतना प्यार दिया। तो नॉर्थ ईस्ट के 60 डेज के सफर का हो चुका है एंड, बट मिलेंगे जल्दी कहीं और, किसी और जगह। शायद आप में से ही किसी से मेरी कहीं मुलाकात हो जाए। ऑल्सो इस पूरी सीरीज का कॉम्पिलेशन एंड फुल व्लॉग्स आ गए हैं यूट्यूब पे, यू कैन चेक देम आउट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे ट्रिप का खर्चा कितना आया। अंटिल देन अपना ध्यान रखिए एंड कीप हसलिंग।